हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीवाईक्यू सीरीज। सीडीपी का जो कंटेंट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और सी टेट फैब को टारगेट करते हुए यहाँ पे आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा पीवाईक्यू सीरीज। कंटेंट को हम ऑलरेडी कर रहे हैं और पीवाईक्यू सीरीज भी साथ ही साथ करा जा रहा है, जिसमें 10 क्वेश्चन के आपके सेट्स जो हैं वो डिस्कस करती रहूंगे टिल एग्जाम्स। चाहे वो टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे 10 करके हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मतलब ये पैरेलली चलता रहेगा कि जो कंटेंट हम डिस्कस कर लिया उस पार्ट्स को एड ऑन उस सीरीज में करती जाऊंगी। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो दोनों देखिए, इनसे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। थियोरी अगर आपने देख लिया है तो यहाँ पे आप कंटेंट पीवाईक्यू में क्वेश्चंस की सीरीज को करते जाइए, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, आपकी क्लैरिटी बनती जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा वीडियो लेंदी होगा नहीं। स्पेशली इसी वजह से मैंने क्वेश्चंस के सीरीज को 10 कर रखा है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सुनीता अ 12 years ओल्ड गर्ल शोज म्यूजिकल एबिलिटी। 12 साल की लड़की है सुनीता, जिसमें संगीत की क्षमता दिखाई दे रही है। बोथ हर पेरेंट्स आर सिंगर, उसके माता पिता दोनों ही गायक हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर दोनों ही पेरेंट्स से उसके दोनों पेरेंट्स उसके सिंगर थे तो उसको सिंगिंग जो है ये यहाँ पे क्या मिला है, सुनीता को हेरिडिटरी से मिला हुआ है, राइट। तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि उसको जो सिंगिंग की एबिलिटी है वो उसके पेरेंट्स के वजह से उसको उसके अंदर ये चीज आई हुई है। और जो चीजें हमको पेरेंट्स की वजह से हमारे में वो चीज एबिलिटी कैपेसिटी देखने को एबिलिटीज देखने को मिलती है वो होता है हमारा हेरिडिटरी फैक्टर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस सेंड हर फॉर द क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल। यानी कि आप स्कूल के बाद वो उसको कहाँ भेज रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए, संगीत प्रशिक्षण क्लासेस के लिए। यानी हेरिडिटरी तो एक फैक्टर हमारा यहाँ पे दिखाई था, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इसके साथ वो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि वो जब उसके पास उसके माता पिता जो हैं उनको पता है कि उनके बच्चे में उनकी चीजें आई हुई है सिंगिंग की, साथ ही साथ वो उस चीज को इनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे उसको ट्रेनिंग क्लासेस भी दे रहे हैं, वॉइस ट्रेनिंग क्लासेस, यानी गायकी प्रशिक्षण भी उसको दिलाया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे पर्यावरण का सपोर्ट भी उनको प्रॉपर आपको दिख रहा है आनुवांशिकता के साथ साथ। तो जब हम देखते हैं डेवलपमेंट हमारा जो है कब होता है, डेवलपमेंट हमारा प्रॉपर तरीके से तब होता है जब आपको पर्यावरण का सपोर्ट भी उतना ही मिल रहा है और हेरिडिटरी यानी आनुवांशिकता का सपोर्ट भी उतना ही मिल रहा है, ठीक है। हर कैपेसिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। किस किस चीज की इंटरेक्शन यहाँ पे हो रही है, उसकी जो ये क्षमता है वो किन किन चीजों के परिणाम का है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हमने क्वेश्चन में ही देख लिया कि परिणाम हमको किस चीज का दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे वातावरण का परिणाम दिख रहा है, पर्यावरण का परिणाम दिख रहा है, साथ ही साथ हमें आनुवांशिकता का दिख रहा है। तो यहाँ पे तो वो चीज सिंपल सी बात है। चलिए फिर भी हम ऑप्शंस को देखते हैं। ग्रोथ एंड मैचुरेशन। ग्रोथ तो हम देखें, ग्रोथ की बात तो तब करते हैं ना जब किसी के फिजिकल चीजें जो है शारीरिक तौर पे कोई बढ़ रहा है जिसको हम नाप सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड मैचुरेशन का तो विकास और परिपक्वता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डिसिप्लिन की हमने कोई बात नहीं करी, न्यूट्रिशन यानी पोषण की बात नहीं करी है हमने यहाँ पे, किसी तरह का उसके अंदर कोई हमने शारीरिक तौर पे कोई न्यूट्रिशन पोषण नहीं दिया, ना ही हमने उसको कोई डिसिप्लिन दिया। हमने सिंपली उसमें देखा कि उसको हेरिडिटरी विरासत से वो चीजें मिली हुई है, आनुवांशिकता के तौर पे उसको मिली हुई है। साथ ही साथ पर्यावरण ने उसको पूरा सपोर्ट किया है उसकी इस कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर बॉय भी होता तो भी उसके माता पिता यही चीजें करते। हो सकता था उनका जो बेटा होता वो भी सिंगिंग में बहुत अच्छा होता और उसके माता पिता तब भी उसको वॉइस ट्रेनिंग क्लासेस देते। तो जेंडर आइडेंटिटी की तो कोई बात नहीं हुई है, ना ही जेनेटिक मेकअप की। जेनेटिक एक फैक्टर हमने देखा है, बट जेंडर आइडेंटिटी जहां लग गया वहां पे ये चीजें खत्म हो जाती है। डी नंबर तो बचा क्या हमारा, सी, जो कि हमने पहले ही क्लियर कर लिया था कि आंसर नंबर सी इसका जो है परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेंसिटिव पीरियड आर दोज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच सर्टेन डैश आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। संवेदनशील अवधि वह समयावधि है जिसके दौरान कुछ निश्चित डैश सामान्य विकास के पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए, जब ये नॉर्मल डेवलपमेंट की बात हो रही है सेंसिटिव पीरियड में, तो यानी कि बच्चा जो है
यहाँ पे नॉर्मली कैसे डेवलप्ड होगा, तो जब उसको लैंग्वेज मिलेगा, जब उसको जो है आप इंटरेक्ट कर रहा है वो लोगों के साथ, कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहा है, जब उसके कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ रहे हैं, जब उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, जब उसके अंदर जो है आप लैंग्वेज इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये सेंसिटिव टाइम पीरियड्स जो होते हैं वो ऐसे टाइम पीरियड्स होते हैं। संवेदनशील अवधि क्या है, जहां बच्चा जो है जन्म लेने के बाद उसके अंदर आप देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। अब ये जो सीखने की लर्निंग जो उसके अंदर आ रही है वो कैसे आ रही है, या तो वो जब अपने पेरेंट्स हैं तो अपने पेरेंट्स माता पिता से देख रहा है, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे सीख रहा है, या फिर वो सोसाइटी के साथ में रह करके सीख रहा है। आप देख ही रहे हैं टाइम पीरियड जो भी उसका बढ़ रहा है, जन्म से लेकर के बढ़ता जा रहा है, तो वो कैसे कैसे सीख रहा है। स्कूल जाता है, स्कूल से सीख रहा है, अपने पीयर्स से यानी फ्रेंड्स से बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे सीखता है। तो यानी कि सबसे ज्यादा आपने क्या देखा कि इन सारी चीजों में उसके लर्निंग का सबसे विशेष जो महत्वपूर्ण क्या हो रहा है कि ये इंटरैक्ट कर रहा है। अब कैसे, जेनेटिक आनुवांशिक प्रवृत्ति की वजह से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेनेटिक से तो उसको जो मिलेगा वो उसके अंदर होगा इनरोल्ड, वो तो हमको टाइम के साथ पता चलेगा। संवेदनशील अवधि में हमको कहाँ पता चलेगा इतनी ज्यादा, वो तो बच्चा अभी छोटा है, छोटे बच्चे को हम इतना धीरे धीरे उसको हमें पता चलेगा। एथनिकल जातीय फैक्टर का तो कोई रीजन होता ही नहीं है। हेरिडिटरी फैक्टर की वही बात होगी कि वो उसके पेरेंट्स से जो उसको मिला है हेरिडिटी में, वो तो हमको बाद में पता चलेगा ना, टाइम के साथ में। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर या पर्यावरणीय कारक हो सकता है, क्योंकि ये सब जहां भी आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे वो सोसाइटी के साथ कर रहा है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ कर रहा है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ कर रहा है, चाहे वो स्कूल में कर रहा है, बाकी और भी फैक्टर, कल्चर से वो सीख रहा है, ये सारे कारक जो हैं, ये सारे तत्व जो हैं, फैक्टर्स जो हैं, वो कहाँ से हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने पे ही तो हो रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा आंसर नंबर सी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। जब कोई बच्चा किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था जिसको किशोरावस्था कहते हैं, में प्रवेश करता है, तो कोई वस्तुनिष्ठ रूप से कोई निश्चित गति नहीं होती। देखिए हमने क्या बोला, हमने डेवलपमेंट में क्या बात करी थी कि डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, निरंतर होता चलता है, कॉन्टिन्यूअस है, वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अब इसको नॉर्मल तरीके से आप समझिए कि एक बच्चा है जो कि अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में पहुंच रहा है। ठीक है, तो कैसे हमको पता चलेगा, अच्छा ये 16 इयर्स का, अब आप उससे पहले पूछेंगे कि आप तुम कितने इयर्स के होगे, 16 इयर्स के होगे, 17 इयर्स, अच्छा तुम अब एडोलेसेंट हो, नहीं। आपको उस बच्चे को देख करके, उसके हाव भाव से, उसकी एक्टिविटी से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके पर्सनैलिटी को देख करके, उसके लैंग्वेज वॉइस को देख करके आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है कोई डिफाइनेबल मोमेंट नहीं है कि अच्छा बच्चा जो है 15 साल का हो गया है, यहाँ तक तो ये छोटा रहेगा, अब ये बड़ा हो जाएगा, ये 13 साल का बच्चा है, ये छोटा है, अब ये तुरंत 14 साल में पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम अज्यूम करके चलते हैं, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वॉइस, उनके जो पर्सनालिटी है, इनके अंदर जो सोचने की क्षमता है, वो सारी चीजें चेंज हो रही है। तो हमने उसको डिफाइन कर रखा है एक तरीके से, कोई बाउंड्री सेट नहीं कर रखा है, कोई यूनिवर्सल बाउंड्री सेट नहीं हो रखा है। ये कहीं पे आप देखते हैं कि किसी भी WHO के हिसाब से एडोलेसेंट की उम्र कुछ और होती है, हम जो बुक्स में पढ़ रहे हैं वो कुछ और है। तो इस तरह से कोई डिफाइनेबल मोमेंट नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ये डिफाइनेबल मोमेंट में हम नहीं डिफाइन कर सकते। जब भी हम किसी चीज को वो डिफाइन करते हैं एजेस के हिसाब से, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया एक तरह से, क्योंकि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसको आपने स्टेजेस में देखा है, और इसलिए डेवलपमेंट जो है वहां पे उनके हिसाब से क्या हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आप उसको स्टेजेस में बांट देते हो। यहाँ पे आप स्टेजेस में डेवलपमेंट को, विकास को बिल्कुल भी नहीं बांट रहे हो, आप उनके सर्टेन बॉडी लैंग्वेज, बहुत चीजों को देख करके समझते हो। ठीक है, चलिए यानी ये बात बिल्कुल सही है, राइट, कि डेवलपमेंट जो है कोई डिफाइनेबल मोमेंट नहीं है। इसके रीजन क्या है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस नेचर, हमने बात करी है, विकास जो है प्रकृति में निरंतर है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसी के तौर पे हम चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। चलिए आंसर यानी कि असर्शन बिल्कुल सही है, और रीजन भी बिल्कुल सही है, और इसका जो, इस असर्शन का जो रीजन है वो भी बिल्कुल
करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसको करेक्टली उसको जो है बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता जब एक साथ मिलती है, यानी कि चेंज, स्टेबिलिटी इन इमोशन, पर्सनालिटी, सोशल रिलेशनशिप जब टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, एक साथ मिलकर के क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है। चलिए आंसर हमारा क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमारा है, इसमें हम किन किन चीजों की बात करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन के फीचर्स को देख करके, कितना स्मार्ट है वो, उसके हाव भाव, एक्टिविटीज कैसे है वो, उसकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरह से, उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, वो किस तरह से अपनी चीजों को रख पाता है। तो ये पर्सनालिटी है, मतलब ओवरऑल आप उसके बॉडी लैंग्वेज को देख करके जो है पर्सनालिटी की बात करते हैं, हाव भाव। यानी कि यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे हमारा बात किस चीज को कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज की सिर्फ बात नहीं की गई, यहाँ पे बात की गई है इमोशन, भावनाओं की, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन की, स्टेबिलिटी की, साथ ही साथ सोशल रिलेशनशिप की, पर्सनालिटी की, सबकी ओवरऑल बात की। यहाँ पे सिर्फ पर्सनालिटी अगर हम देखेंगे तो वो हमारा व्यक्तित्व जो है ये चीजें डिसाइड नहीं करता है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा देखता है कि इमोशंस पे, हमारा भावनाओं पे कंट्रोल को देखता है, सिर्फ कि आप किस तरह से जो है पब्लिक जगह पे हो, आप कितने मैच्योर हो, किस तरह से आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हो। तो यहाँ पे सिर्फ भावनाओं की बात, भावनात्मक विकास की को भी अगर हम लेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं बैठ रहा है। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास हमारा क्या देखता है कि हमारे मेंटल दिमाग से रिलेटेड चीजों को देखता है कि आप कितना तर्क लगा पा रहे हो, आप कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, आप सिचुएशन में कितना ज्यादा एक्टिव अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर पा रहे हो, आप कैसे पढ़ पा रहे हो, आप किस तरह से आपके लॉजिक्स लग रहे हैं। तो यानी दिमाग से रिलेटेड जो भी खेल होता है हमारा, वो संज्ञानात्मक विकास है। तो यानी कि ये भी आंसर हमारा यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक की बात करें तो ये हमारे सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह से है मनोसामाजिक में। इसमें आप सारे फैक्टर्स को जोड़ते हो कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके सोशल इंटरेक्शन कैसा है, आपका जो स्टेबिलिटी है चीजों को लेकर के वो किस तरह का है, आपका मतलब कॉग्निटिव स्किल्स कैसा है, आप कितनी ज्यादा अपने भावनाओं को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप किस तरह से अपना जो है कॉग्निशन का इस्तेमाल कर पा रहे हो, यानी कि संज्ञानात्मक आपका किस तरह, संज्ञान आपका कितना है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल यानी मनोसामाजिक विकास में जुड़ जाते हैं। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। असर्शन हमारा कह रहा है कि कंसिडरेबल वेरिएशन exist in developmental rates among children। बच्चों के बीच विकास के दर में काफी भिन्नताएं मौजूद हैं। देखिए आपने क्या देखा, डेवलपमेंट जो है आपने पढ़ा था यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक नेचर का है, बट साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है बच्चों में वो आपको अलग दिखता है। हो सकता है कि कोई बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, एक साथ 5 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक यहाँ पे लिख के पढ़ रहा है, एक यहाँ पे आपको देख के जो है वर्बली पढ़ रहा है, एक हो सकता है कि आपके एक्टिविटीज के बेस पे उसको समझ आ रहा है, एक हो सकता है कि उसको जो है लिखना भी अच्छा लग रहा हो और पढ़ना भी अच्छा लग रहा हो। कोई ये भी हो सकता है कि वो आपकी बातों को पढ़ने के बाद घर पे जाकर के सेल्फ स्टडी करेगा, तब उसको ज्यादा चीजें समझ आएगी। यानी कि आपने 5 बच्चों को पढ़ाया और 5 बच्चों में आपने अलग अलग देखा। यही है रेट ऑफ डिफरेंस, विकास के दर में भिन्नताएं। ठीक है, अब ये चीजें तो क्लियर है, यानी कि ये असर्शन हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट की जो बात कर रहा है ये बिल्कुल असर्शन हमारा सही है, कथन हमारा सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इनवाइटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपेरिमेंशियल वेरिएशन। विकासात्मक भिन्नताएं अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अन्योन क्रिया का एक परिणाम है। अब ये रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है
इनमें आपका जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है वो क्यों बच्चों में जो अलग अलग दिख रहा है, उसका एक फैक्टर हो सकता है उसके जेनेटिकल फैक्टर हो, अनुवांशिकताओं में उनके मतलब मान लो उनके पेरेंट्स जो हैं उनका उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, साथ ही साथ उन्होंने इतना जो है उसको इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला उस बच्चे को, तो उसको थोड़ी सी लर्निंग में डिफिकल्टी आपको नजर आएगी। कोई बच्चा है जिसको बहुत अच्छा पेरेंट्स का सपोर्ट मिला हुआ है, बहुत वेल एजुकेटेड उसके पेरेंट्स हैं, साथ ही साथ उसको जो है बहुत अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रही है, तो यहाँ पे एक्सपेरिंशियल लर्निंग जो है भी उसको बहुत प्रॉपर मिल रहा है, तो यानी कि उसका जो डिफरेंस डेवलपमेंट होगा वो अलग होगा, ज्यादा होगा उस कंपैरेटिवली। तो यानी कि ये डेवलपमेंट का जो रेट होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो डिफर करता है अलग अलग, वो एक कारण हो सकता है कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट का, जटिल अन्योन क्रियाओं का परिणाम हो सकता है किन किन चीजों का, अनुवांशिकता का और अनुभवात्मक विविधताओं का, एक्सपेरिंशियल वेरिएशन। अब एक्सपेरिंशियल वेरिएशन में आपका हो गया कि आप किस तरह से आपको एक्सपोजर लाइफ में मिल रहा है, ठीक है। यानी कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे ये आंसर नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी में आ गया ये चीज, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलिस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। चिल्ड्रन हु आर deprived of conducive environment for language learning in their early years have some difficulty in choosing later in life। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के प्रवाहकीय वातावरण से वंचित हैं, उन्हें जीवन में बाद में कठिनाइयां महसूस होती है सीखने में। अब देखिए, हमने वैसे तो डेवलपमेंट में लैंग्वेज का एक पार्ट पढ़ा था। अगर इस थ्योरी की बात की जाए तो नाम चॉम्स्की की थ्योरी है, जिसको हम करेंगे बाद में। उन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है जब जन्म लेता है, जब से वो बोलना सीखता है, तब से अगर 5 इयर्स तक उस बच्चे को आप एक्सपोजर देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज जो है यहाँ पे सीख सकता है। चाहे आप उसको इनफॉर्मली सिखा दीजिए, मतलब आप हो सकता है कि वो संगत में किसी के रह रहे हैं, लेट्स सपोज कि हम जो है दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, और हम हरियाणा चले जाएं, वहां की जो लैंग्वेज है वो, मेरा जो बच्चा है वो शुरुआती तौर में वहां पे रह रहा है, तो वो हो सकता है कि मेरे लैंग्वेज के, मेरे कल्चर के साथ साथ अलग सीख जाए। जैसे मैं बिहार की हूं, तो बिहार की लैंग्वेज के साथ साथ हो सकता है कि वो वहां पे हरियाणा का भी लैंग्वेज सीख जाए। इसका एक एग्जांपल भी मैं देती हूँ कि मेरी सिस्टर है, उसका लड़का है, वो बहुत अच्छी मराठी बोलता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो जब से वो बॉर्न हुआ था तब से उसके पेरेंट्स जो है महाराष्ट्र में रहे थे, तो वहां पे उसको एक्सपोजर मिला, लर्निंग वातावरण जो है मिला था और मराठी का, तो उसने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सीख लिया मराठी को। तो यही है, शुरुआती वर्षों में बच्चों में भावना, लैंग्वेज सीखने के लिए अगर उसको एक्सपोजर मिलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। बट अगर आप किसी बच्चे को 10 साल के बच्चे को ले लीजिए, 12 साल के, उसको आप कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर्मल तरीके से उसको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो जो है इनफॉर्मल में उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा, उसको बाद में कठिनाइयां महसूस, क्योंकि उसको पहले से वो एक्सपोजर, वो वातावरण, वो पर्यावरण नहीं मिला, वो इन्वायरमेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो ये चीज जो है होती है। अब इसका रीजन क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन जेनेटिक पे डिपेंड करता है। मेरी बहन और मेरी जो एग्जांपल मैंने दिया, मेरे जीजा और मेरे जो सिस्टर है वो तो बिहार से हैं, तो उसने मराठी कहाँ से ली? यहाँ पे जेनेटिक का तो कोई, अनुवांशिकता का तो कोई बात ही नहीं हुआ ना फिर, क्योंकि उनको जेनेटिक में तो था ही नहीं उनके। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कम्प्लीटली इंटर रिलेटेड। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं भी, तो कॉग्निशन अगर जुड़ा हुआ है तो वहां पे तो दूसरा लैंग्वेज में मिलाएंगे तो हम जो है सो वहां पे आप बिना सीखे तो उसको नहीं आ जाएगा ना, बिना एक्सपोजर के तो आप नहीं कर पाएंगे ना। डेवलपमेंट डिसऑर्डरली, बात जहां डिसऑर्डरली हो गया ना, वहीं पे डेवलपमेंट गलत हो गया, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा क्रम में चलता है, ऑर्डर में चलता है। अव्यवस्थित तो वो बिल्कुल है ही नहीं, व्यवस्थित है, ठीक है। तो ये चीज तो यहीं पे गलत हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यस, भाषा का संवेदनशील काल होता है। अभी मैंने बोला कि बच्चा जब बोलना सीखता है तब से 5 साल तक के बच्चों में अगर आप लर्निंग को लेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्टली 5 साल, मतलब इस आसपास की उम्र के बच्चों को अगर आप लेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो है वो सीखने को मिलता है, जितना ज्यादा आप सिखाएंगे। इसीलिए बच्चों को आप देखते हैं कि जब प्ले स्कूल में होते हैं तो उनको डिफरेंट वे, मतलब पहले मदर लैंग्वेज से कनेक्ट करते हुए उसको हिंदी की तरफ, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश की तरफ मोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत आसान अगर एक्सपोजर मिल रहा है तो वो बहुत ईजिली सीख लेते हैं,
ठीक है, यानी इसका बेस्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास किन किन कारणों से प्रभावित होता है। पहला कह रहा है पेरेंटिंग स्टाइल। तो पेरेंटिंग स्टाइल तो बिल्कुल ही है, जैसे लेट सपोज कि एक बच्चा है जिसकी फैमिली जो है, माता पिता जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे उस बच्चे का जो हाव भाव होगा, तरीका होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा उस चीज का असर। मान लो एक पेरेंट्स है जिसके घर में जो है बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट है, तो वहां पे आपको बच्चे के अंदर जो है चीजें देखने को मिलेगी कि बहुत हैप्पी रहता है वो बच्चा। वहीं पे एक फैमिली में अगर अग्रेशन है, बहुत ज्यादा गंदी तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पे उस बच्चे के पेरेंटिंग स्टाइल में आपको जो है देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है बहुत अग्रेसिव होता है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल एक फैक्टर तो बिल्कुल ही है। जेनेटिकल फैक्टर, यानी कि जेनेटिक का क्या होगा, अगर मान लो कि लेट सपोज किसी के माँ बाप जो है वो उनकी हाइट अच्छी खासी है, तो अगर उनकी हाइट अच्छी खासी है तो यहाँ पे जो उसका बच्चा होगा वो भी लंबे हाइट का होगा। वहीं पे अगर माँ बाप जो है शॉर्टर हाइट के हैं तो वहां पे बच्चों में आपको फर्क दिखेगा। तो जेनेटिकल फैक्टर भी, आनुवांशिकता का आपको फर्क देखने को मिलेगा। स्कूलिंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल स्कूलिंग एक्सपीरियंस का आपको देखने को मिलेगा। जैसा स्कूल है, जैसा वातावरण उसको मिल रहा है, जैसा स्कूल का एनवायरमेंट है, वो उससे बहुत सारी चीजें उसके डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल इंटरेस्ट, यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स आपको अगर मिल रहे हैं लेकिन बच्चे में खुद पढ़ने की इच्छा नहीं है, खुद समझने की इच्छा नहीं है, कुछ लर्निंग की इच्छा नहीं है, तो भी आपको डेवलपमेंट आपको देखने को कम मिलेगा। तो पर्सनल इंटरेस्ट भी बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। डी आंसर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट हमारा कह रहा है डेवलपमेंट स्टेज इन चिल्ड्रन, बच्चों में विकास के चरण। अब देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है पहला कि बच्चों में जो यूनिवर्सल होता है डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, सार्वभौमिक तरीके से होता है एट द सेम पेस अक्रॉस कल्चर। बट यहीं पे एक बात हो गई, कह रहे हैं सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक तो है बट एक ही गति से बिल्कुल नहीं हो रहा है। रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है, गति का दर, विकास का जो दर है वो तो हमेशा अलग है, दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि जैसा आपका जो है एनवायरनमेंट रहेगा और जैसा आपका जो है कल्चर है, उनका असर आपको देखने को मिलता ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, यानी कि ये चीज यहीं पे कट गई जहां पे बात उन्होंने रेट ऑफ लर्निंग को, रेट ऑफ पेस ऑफ डेवलपमेंट एक जैसा बताया। कल्चर का असर तो है ही, मान लीजिए हमारे कल्चर में कुछ अलग है तो हमारे कल्चर में अलग डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे आप किसी और कंट्री में चले जाइए तो वहां पे रेट ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को अलग मिलेगा, क्योंकि उस कल्चर का इन्फ्लुएंस तो बच्चों के अंदर होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा यूनिडायमेंशनल डेवलपमेंट। कभी भी यूनिडायमेंशनल नहीं होता, वो मल्टी डायमेंशनल होता है, एक व्यमी नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। तो यानी जहां पे यही बात आ गई, और लीनियर तो है ही नहीं वो, तो ये भी आपका जो है खत्म हो गया। अब इरिवर्सिबल है डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। प्रोसीड फ्रॉम टो टू हेड, बिल्कुल भी नहीं, डेवलपमेंट हमेशा हेड टू टो आपका प्रोसीड करता है। तो यानी कि जहां पे ये बात आ गई ये गलत हो गया। अब बचा हमारा सी आंसर। चलिए एक बार देखते हैं कि डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमने बिल्कुल बात करी है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट विकास अगर हो रहा है तो किसी बच्चे को आनुवांशिकता से जो मिला हुआ है, इक्वली अगर आनुवांशिकता का असर है तो आपको उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का असर भी उसको इतना ज्यादा मिलेगा, तभी उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। यानी कि डेवलपमेंट जो है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन किन किन चीजों का है, हेरिडिटरी, आनुवांशिकता और पर्यावरण का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है। प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक में मेरी बेटी, छोटी सी बेटी है जो कि बहुत ज्यादा बोल रही है, तो इसको इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है। ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स प्रोसीड थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम मैनर एट द सेम स्टेज। संस्कृति में सभी बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के में आगे बढ़ते हैं। चाइल्डहुड इज यूनिवर्सल एंड यूनिडायमेंशनल। देखिए सबसे बड़ी बात, पहला असर्शन जो था वही आपका कह रहा है कि संस्कृति में सभी बच्चे एक ही उम्र में, यूनिवर्सल तो हमने बात करी थी, बट आपका रेट ऑफ लर्निंग जो है वो तो हमने बड़ा, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो तो अलग अलग बच्चों में अलग अलग ही देखने को मिलेगा। और यूनिवर्सल तो डेवलपमेंट हमारा है ही, बट वो यूनिडायमेंशनल तो कभी नहीं हुआ, मल्टी डायमेंशनल होता है, एक व्यायामी कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी ये भी आपका जो है दोनों ही गलत हो रहा है। अब देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। डी नंबर इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डेवलपमेंट थियरिस्ट हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज हैविंग सब्सटैंशियल प्लास्टिसिटी थ्रू आउट लाइफ आर लाइकली टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ विकास सिद्धांतकार जो विकास की प्रक्रियाओं को जीवन भर प्लास्टिसिटी के तौर पर, प्लास्टिसिटी वर्ड क्या है डेवलपमेंट में, प्लास्टिसिटी लचीलापन, लचीलापन। प्लास्टिसिटी लचीलापन का मतलब है कि आप समय के हिसाब से कभी भी आपको नीड लगता है तो आप अपने डेवलपमेंट को किसी भी तरफ से मोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लैंग्वेज में, आपको मैंने बात करी थी कि आप लैंग्वेज सीखे हुए हो बट आपको लग रहा है आप किसी और कंट्री में गए हो, वहां पे आपको लग रहा है कि उस कंट्री, लेट्स सपोज फ्रांस गए, वहां पे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब फ्रेंच सीखने की जरूरत है यहाँ के हिसाब से, तो आप यहाँ पे फ्रेंच की लर्निंग कर रहे हो। यही तो है हमारा लचीलापन की डेवलपमेंट, हमारा प्लास्टिसिटी को बताता है, लचीलापन है जहाँ पे आप समय के हिसाब से अपने आप को इनहेंस करने के लिए कुछ चीजों को जो है एड ऑन करते जा रहे हो। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? हेरिडिटरी? बिल्कुल भी नहीं। अब हेरिडिटरी से तो जो हमको मिला है वो मिला है, वहां पे क्या हम जो है चीजों को ऐड, जोड़ और घटाव कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो मिला हुआ है, उसको हमको जो है जीवन पर्यंत वो हमको मिला हुआ है। अब हमको मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स मैथ्स में बहुत अच्छे, तो मैथ्स बहुत अच्छा है, बट अगर वो किसी और कंट्री में गया है तो वहां पे मैथ्स के साथ साथ उसने फ्रेंच सीखा, यहाँ पे हेरिडिटरी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, यहाँ पे एनवायरमेंटल और एक्सपीरियंस, पर्यावरण और अनुभव की बात है, तो पर्यावरण बिल्कुल, एनवायरनमेंट जो है वो उसको और एक्सपीरियंस उसने जीवन में अनुभव किया, मैथ्स के लर्निंग के साथ साथ मैथ्स की वजह से उसको जॉब मिली फ्रांस में, यहाँ पे उसने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे रहने के लिए मुझे फ्रेंच सीखना पड़ेगा, तो ये एक्सपीरियंस अनुभव के तौर पे उसने मिला और उसने इसके लिए कोर्स में एनरोल्ड किया, यानी इसको एनवायरनमेंट का सपोर्ट मिला है। तो ये आंसर फिट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि का क्या लेना देना यहाँ पे? फ्रेंच सीखने के लिए विशिष्ट बुद्धि, वहां पे तो एनवायरनमेंट का सपोर्ट चाहिए, उसके दिमाग से थोड़ी ना वो सीख जाएगा बिल्कुल ही फ्रेंच की, अरे चलो मेरे पास तो इंटेलिजेंस है तो मैं जो चीज नहीं सीख पाया वहां नहीं। पर्यावरण का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा वहां पे नहीं होगा। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं हुई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, पर्यावरण और अनुभव। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन की आज सीरीज हमने कर ली है। नेक्स्ट ऐसे ही मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी टाइम टू टाइम, इसके बाद हम जीन प्याजी की टॉपिक को भी ऐड करेंगे, फिर इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फिर क्वेश्चंस पीवाईक्यू स्टिल एग्जाम्स हम करते जाएंगे। सो वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।